नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी निवेश ने इतिहास रच दिया है। पहली बार एसआईपी निवेश के आंकड़े 17,000 करोड़ के पार चले गए हैं और ये आंकड़े निवेशकों का बाजार पर भरोसा दिखाते हैं। वहीं बाजार ने भी नए कीर्तिमान छुए। आज इसी पर करने वाले हैं हम खास चर्चा और इस एक्सक्लूसिव चर्चा में हमारे साथ एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश हैं और हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज से हैं। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले क्योंकि एम्फी के डेटा सामने आए हैं और इस बार ऐतिहासिक नंबर हमें देखने को मिला है, इसलिए वेंकटेश सर आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस बार इतिहास बना। 17,000 करोड़ के पार एसआईपी के आंकड़े पहुंचे हैं। सर, हमने साल की शुरुआत से अब तक इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखी है, क्या कारण आप मानते हैं सर? पिछले महीने का डेटा का हाईलाइट से AUM has grown to 47,09,000. So that is an all-time high. 49,07,000 is an all-time high. And if you look at the SIP numbers, SIP monthly gross inflows has touched an all-time high of 17,000 crores. And the number of folios have also increased. ओके सर, ना सिर्फ एम्फी के डेटा आज आए, जैसा आपने बताया कि अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स इस बार दर्ज किए गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से। आरबीआई पॉलिसी भी आई, स्टेटस को बरकरार है। लगातार 5वीं बार आरबीआई ने कोई भी दरों में बदलाव नहीं किया है। सर, आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा म्यूचुअल फंड निवेश पर? ये मैं आपसे समझना चाहती हूं। और क्या कोई बदलाव जो है वो डेट फंड में आप देखते हैं? क्योंकि अगर कोई चेंज नहीं होता है आने वाले कुछ टाइम में भी अगर ब्याज दरों में, तो डेट फंड में निवेश में क्या इम्पैक्ट आपके नजर में नजर आ रहा है? RBI policy is most welcome because it ensures that their fight with inflation is slowly, they are winning the fight with inflation. So based on which they have kept the rates status quo, which will be positive for the Indian economy also, and the Indian industry will also grow. So with that, the market should also perform better. बिल्कुल सर। वेंकटेश सर, आज का दिन काफी एक्चुअली इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा हुआ है। एसआईपी नंबर्स ऑल टाइम हाई, एक अच्छा भरोसा निवेशकों का बाजार पर है। हमने देखा आरबीआई का इंपॉर्टेंट इवेंट भी रहा। एक बार फिर से कोई बदलाव नहीं, कम से कम बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, बस इंतजार है कि कब दरें कम आएंगी, नीचे आएंगी। लेकिन आज बाजार ने नए कीर्तिमान भी हुए हैं। अभी एक यूफोरिक माहौल तो है ही वेंकटेश सर बाजार में। इक्विटी निवेशकों के लिए इस बाजार में निवेश के क्या मायने हैं? It's a good time to invest because it's not as if market is at an all-time high, we should stay away. This is the time to invest for the simple reason India as an economy will grow because the GDP numbers have been revised upwards by RBI from 6.4 to 7% for this year. So the GDP growth will go up. So to that much extent, all the Indians should invest into the markets, especially the equity markets, and they should invest it. The retail investors should definitely invest through the mutual funds. सर, हम ऑलमोस्ट साल के अंत में हैं। बहुत ही शानदार साल रहा है ये बाजार के लिए भी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी। अगर आप इस साल को अगर हम रैप अप करना चाहें, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आप म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए इस साल को कैसे मानेंगे, कैसे देखेंगे? Essentially, the investors who have invested at April 2023 have started reaping the benefits. So they should continue to repose faith in mutual funds and continue to repose faith in the markets and start investing. And this year, the market should give them a return of at least around 12 to 14% return. And going ahead
for the following year also the growth rates are robust. So the corporate earnings will be good. So if that is the case, we will see the markets touching higher levels in the next financial year also. वेंकटेश सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड डेटा की बात हो रही है, इक्विटी में अच्छा निवेश आया है सर। स्मॉल कैप और मिड कैप में एक जबरदस्त हमने रैली देखी और यही ट्रेंड हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा। स्मॉल कैप में ही पिछले एक साल में हमने लगभग 39,000 करोड़ रुपए का निवेश आता देखा। मिड कैप में एक साल में 23,000 करोड़ से ऊपर का निवेश आया है। सर, ये भरोसा आने वाले टाइम में बरकरार रहेगा? निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे, खासतौर पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं? The other one is essentially, if you look at it, the small cap and mid cap continue to get funds. So those monies are coming in. That is mainly because the small cap had corrected during the correction phase by 65%. Now it is retracing that correction and would have retraced around 50% of the correction, 50% of the value. So there is still some value left in the small caps, but now the investors should look at it in a much more detailed, and due diligence should be done before they take a call on investing into the small cap. राइट वेंकटेश सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। इनफैक्ट गोल्ड में निवेश को लेकर, गोल्ड ईटीएफ में हमने इस बार लगभग 300 करोड़ से ऊपर का निवेश आते देखा है। अभी जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज है, बाजार के जैसी स्थिति बनी हुई है, सोने में निवेश को लेकर स्पेशली गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में इसके प्रदर्शन को आप कैसे असेस करेंगे? Gold ETF is continuing to receive money, but essentially gold is a safe haven approach. That is a risk-off approach. If there is a risk in the market, then people put money into the gold so that it becomes a risk-off. But now they don't see that much risk in the markets, so it's a risk-on mode at this particular point of time. So on risk-on mode, people will directly invest into equity or into equity mutual funds, which is what we are seeing, where money is coming into the equity mutual funds. So I would say gold, we will see lesser inflows as time passes by. एब्सोल्युटली सर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे एज एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है, एम्फी की भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है म्यूचुअल फंड निवेशकों को सही राह दिखाना, और इसके लिए आपका भी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो हमने बातचीत की एक्सक्लूसिवली एनएस वेंकटेश से, चीफ एग्जीक्यूटिव एम्फी, और चर्चा हमने की कि जो ये इतने शानदार आंकड़े आए हैं इस बार, चाहे सिप के आंकड़े हो या फिर इक्विटी के आंकड़े हो, लगातार बार बार हम एक नए कीर्तिमान देख रहे हैं। और हर्षवर्धन, ये एक भरोसा दिखाता है निवेशकों का, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं बाजार के लिए। आंकड़े एक तो एम्फी के आना, बाजार एट ऑल टाइम हाई, आरबीआई की पॉलिसी, इस पर ऑफ कोर्स हमेशा बाजार रिएक्ट करता है, लेकिन एसआईपी का 17,000 करोड़ के पार जाना विद इन अ ईयर, ये अपने आप में एक बहुत ही अप्रत्याशित एक घटना है, हम जो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मानेंगे। जी हाँ स्वाति, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इससे भी बड़ा माइलस्टोन जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वो ये है कि ये जो फिगर्स हैं, जो 17,000, 16,000, 15,000, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सस्टेन कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी मान लीजिए 16,000 करोड़ था और एक महीने में टच किया 16,000 करोड़ और फिर से ये 14-15,000 करोड़ पे आ गया। ये लगातार 3 महीने से ये 16,000 करोड़ पे है। अगर हम 15,000 करोड़ की बात करें, अगर हम 14,000 करोड़ की बात करें, तो पिछले एक साल में ये जो फिगर है, जो 14, 15 और 16,000, 17,000 करोड़ के फिगर है, ये बहुत ही कंटिन्यूसली सस्टेन किए हैं। तो अभी हमने 17,000 करोड़ का एक माइलस्टोन टच किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फिगर है 17,000 करोड़ का, ये बरकरार रहे और या तो ये बढ़े, तब जाके हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। सिर्फ एक बार टच करके फिर से अगर एसआईपी बंद होने लगी, तब एक कंसर्न आता है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि अगर मार्केट किसी दिन करेक्ट किया कोई कारण से, तब ये फिगर क्या रहता है, तब हमें एक्चुअल इन्वेस्टर का बिहेवियर समझ में आएगा। चढ़ते हुए मार्केट में एसआईपी बढ़ना कोई नई बात नहीं है। सिर्फ अच्छी बात इस बार ये हो रही है कि ये फिगर, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है।
अब आगे जाते हुए अगर कोई कारण से मार्केट खराब होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को समझें और मार्केट डाउन होगा तो भी वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे। तब हम रियल सेंस में स्वाति सेलिब्रेट करेंगे इस फिगर्स को। बिल्कुल। एसआईपी के अकाउंट्स खुल रहे हैं, डिमैट खाते कहीं ज़्यादा खुले, एसआईपी का एयूएम बढ़ा है। बस ये निवेश जो है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ते और बनते रहना चाहिए, ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। इक्विटी में ही अगर देखें हर्षवर्धन, अभी जब एनएस वेंकटेश सर से भी बात हो रही थी, स्मॉल कैप मिड कैप एक बार फिर से उन्होंने बाजी मारी है। हम आंकड़े भी दिखाएंगे। स्मॉल कैप में लगभग 3700 करोड़ रुपए का निवेश, मिड कैप में 2600 से ऊपर का निवेश आया है। सेक्टोरल थीमेटिक में अच्छा पैसा आ रहा है, लार्ज एंड मिड कैप में अच्छा पैसा आ रहा है, फ्लेक्सी कैप में इस बार काफ़ी अच्छा पैसा आया है। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि पिछले 2 महीने से लगातार लार्ज कैप में पॉजिटिव इनफ्लो आया है, जो हमने पिछले कई महीनों से देखा था कि लार्ज कैप से पैसा निकल रहा था, तो लार्ज कैप में पैसा वापस आना शुरू हुआ है। क्या समझे? तो वेल इनफैक्ट ये जो फिगर्स हैं स्वाति, जो मंथली हम देखते हैं, नेट इनफ्लोज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, ये फिगर्स मुझे थोड़े एक्चुअली चिंतित कर रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अगर हम देखें इक्विटी पोर्टफोलियो आप कैसे बनाते हैं, अगर एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये जरूरी है कि पहले वो अपने आप में डिसाइड करें कि उनका कितना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होना चाहिए। और आइडियली स्पीकिंग, जो मैं लेमैन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ओके, यकीन मानिए ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, वो आइडियली लेमैन इन्वेस्टर ही हैं, रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। मार्केट की समझ, मार्केट की जो वोलेटिलिटी को समझना और उसके साथ अपना इन्वेस्टमेंट साइकिल मेंटेन करना बहुत ही कम लोगों को आता है। अभी जो मैं इन्फ्लो देख रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं कि स्मॉल कैप में इतना ज्यादा अमाउंट आ रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप, ये क्लियरली दर्शाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल लेमैन इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के स्कीम्स चूज कर रहे हैं और कैटेगरी चूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके उन्हें निराश करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप ने जो आपको पिछले 1 साल में या 2 साल में रिटर्न दिया है, वो अगले 5 और 10 साल में भी वही रिटर्न कंटिन्यूसली देते रहेंगे। तो जब ये कोई भी अगर साइकिल टर्न होता है, तब ये इन्वेस्टर्स इतने नाराज हो जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तब ये सोचेंगे कि इक्विटी मार्केट में हमें निवेश करना ही नहीं है। तो आज की तारीख में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैं उन सभी इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो को जाके देखें कि आपको कितना एलोकेशन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में करना है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया और उसके हिसाब से आप अपना एलोकेशन बढ़ाए या कम करें। तो ये अच्छी बात है कि लार्ज कैप में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लोज आने लगे हैं, 2 महीने हुए इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि लोग समझ रहे हैं कि स्मॉल कैप थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में है। और अगर ओवर वैल्यूड नहीं भी है, मान लीजिए, क्या एक एज एन इन्वेस्टर मेरी एपिटाइट है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना, ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे, तो मैं इनफैक्ट खुश हूंगा जब मुझे ऐसे दिखेंगे कि नंबर्स नॉर्मली स्मॉल कैप के फेवर में नहीं हो। इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, इक्विटी में बेशक इन्वेस्ट करें, लेकिन समझ कर इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि बस सिर्फ 5 रिटर्न देख के एलोकेशन स्मॉल कैप में या मिड कैप में बढ़ाते रहे। यहाँ पर हाइब्रिड कैटेगरी, इस पर अगर नजर दौड़ाएं, हाइब्रिड कैटेगरी में हर्षवर्धन आर्बिट्राज में सर्वाधिक निवेश आया है। आर्बिट्राज फंड में लगभग 9000 करोड़ से ऊपर का निवेश हमने आता देखा है। फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस कैटेगरी में निवेशकों की पसंद बना, लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, 2590 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो कुल जो निवेश आया है वो लगभग 13,538 करोड़ का आया है। मतलब अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, आर्बिट्राज कैटेगरी हाइब्रिड फंड्स ने लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित किया है। जी हाँ स्वाति, तो आर्बिट्राज फंड का तो क्लियर मकसद ये है कि वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड्स के बराबर में काफी एफिशिएंट है। तो डेट फंड्स हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी होल्डिंग पीरियड हो आपका, डेट फंड की जो टैक्सेशन है वो 100% आपके इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे होगी। तो इसमें जो पहले प्रेफरेंस था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, 20% आपको भरना था, वो हट गया है। अभी आप इन डेट फंड कितनी भी अवधि के लिए होल्ड करें, आपकी जो भी मुनाफा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और वो आपकी इनकम में जुड़ेगा, और जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है उस पर आपको टैक्स भरना है। अब इसके कंपैरिजन में जब हम आर्बिट्राज फंड को देखते हैं तो इसका टैक्सेशन जो है
वो इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, विच मीन्स आपको सिर्फ 12 महीने का होल्डिंग पीरियड हो गया। अगर आप 12 महीने से कम होल्ड कर रहे हैं तो आपको 15% भरना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको 10%, जो 12 महीने के ऊपर है। तो आर्बिट्राज फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो मोर और लेस आप डेट के हिसाब से समझिए, और उसका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी टैक्सेशन मिल रहा है आपको। सो मोटे तौर पे आर्बिट्राज फंड का जो कलेक्शन है वो टैक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से है। जहां तक ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सो मैं ये ऐसा देखता हूँ कि इन्वेस्टर्स थोड़ा मेच्योर होके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस जो हैं और रिस्क प्रोफाइल जो अपनी समझ के अगर ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें डेट, इक्विटी, प्रेशियस मेटल्स जो कमोडिटीज हैं वो जोड़े जाते हैं। सो इसमें एक अच्छा एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसके रिटर्न ऑब्वियसली आपको इक्विटी या आपको स्मॉल कैप फंड के बराबर नहीं दिखेंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रोडक्ट है इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में होने के लिए। और ये मुझे खुशी है ये देख के कि जो अभी इन्वेस्टर्स यहाँ से कैसे अपने पोर्टफोलियो को ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाए कि भाई आज तक मैंने इतने पैसे कमाए, तो ये मेरी समझ है। यकीन मानिए मार्केट चल रहा है, आज की तारीख में आप किसी भी स्कीम में पैसे लगाते हैं आप कमा लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने कुछ समझदारी की है। तो यहाँ से आगे जाते हुए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बेशक इक्विटी में निवेश करें, उसका फायदा उठाएं, लेकिन समझदारी से करें, और थोड़ा अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा मॉडरेट कर लें। ये नहीं देखें कि मुझे पास में 25-30% रिटर्न मिला है तो आगे जाते हुए वही मिलने वाला। इक्विटी, हाइब्रिड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबको अच्छी तरह समझें, और जो आपकी रिस्क प्रोफाइल में सूट करता है वैसा अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हर्षवर्धन, डेट में अगर देखें उसके मुकाबले काफी सुस्त निवेश है, क्योंकि लगभग 4700 करोड़ का निवेश का नेट आउटफ्लो हुआ है, मतलब पैसे निकले हैं। और इसमें भी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसमें लगभग 1800 करोड़ की निकासी हुई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से पैसे निकले हैं। जहां पर पैसे आए हैं वो रहा है मनी मार्केट, लॉन्ग ड्यूरेशन, बैंकिंग एंड PSU फंड। मतलब ये एक क्लियर इंडिकेशन है, जो ब्याज दरें हैं ऑलमोस्ट पीक आउट हो गई हैं और लोग उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, थोड़ा मनी मार्केट, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डालकर, क्योंकि आने वाले टाइम में हम अब यही देखेंगे कि कुछ समय तक तो फिलहाल ब्याज दरें स्थिर ही रहेंगी। और संकेत भी ऐसे थे कि लगभग अगले साल 24 में जून के बाद ही हम शायद कुछ गिरावट देख पाए ब्याज दरों में। जी हाँ स्वाति, आपने एकदम सही कहा। तो डेट फंड में आउटफ्लो जो आप बात की है वो दो कारण से, एक मैंने आपको बता दिया कि टैक्सेशन अनफेवरेबल हो गया है, जो आपको पहले फिक्स डिपॉजिट से भी आपको एडवांटेज मिलता था इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी वो सारी चीजें हट गई हैं। दूसरा, रिटर्न्स जो आपको डेट फंड से मिले काफी मॉडरेट रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आप उसे अगर एक दूसरे एसेट से कंपेयर करेंगे जो है इक्विटीज, तो लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ गया ही है, कोई डाउट नहीं उस बात में। और दूसरा, गोल्ड एज ए कमोडिटी भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो डेट में ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर आया है। जहां तक लॉन्ग ड्यूरेशन बैंकिंग PSU फंड्स की बात है, अगर हम यील्ड कर्व्स को देखें तो जो एक साल का यील्ड है जो आपका ट्रेजरी बिल पे या G-Secs पे मिल रहा है, गिल्ड पे मिल रहा है, वही आपको यील्ड ऑलमोस्ट सेम आपको 10 ईयर्स के पेपर पे भी मिल रहा है। तो आज की तारीख में अगर हम समझें कि यील्ड पीक आउट हो गई हैं और यील्ड कर्व जो है वो फ्लैट है ऑलमोस्ट, तो आपके लिए कोई एडिशनल रिस्क नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पेपर में इन्वेस्ट करें, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से घटता है तो आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स होने की उम्मीद बनती है। सो आप शॉर्ट ड्यूरेशन पेपर्स में अभी रह के आपको इतना कोई फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर से मिलेगा। और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो समझदार इन्वेस्टर हैं, जो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स को समझते हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन बैंकिंग PSU की जिसके एवरेज मेच्योरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म की होती है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। और जो जहां तक मैंने शॉर्ट टर्म की बात की, जो टैक्स एडवांटेज निकल चुका है, तो शॉर्ट टर्म पैसा आपको लिक्विड फंड या ऐसे में रख के रियल कोई बेनिफिट नहीं है, इसके सामने जो है वो आर्बिट्राज फंड ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बाजार में रिकॉर्ड तेजी, कैसे करें अभी एसेट एलोकेशन, और ब्याज दरें तो बदली नहीं, तो क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। बने रहिए हमारे साथ, चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा है। शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को बाजार ने नया उच्चतम स्तर भी छुआ। हर्षवर्धन, बाजार क्योंकि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाई बना रहा है, तो सभी के मन में ये सवाल है अभी कि एसेट एलोकेशन के मामले में अभी उन्हें खासतौर पर इक्विटी में क्या स्टांस रखना चाहिए।
स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी रैली तो है, लेकिन लार्ज कैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो क्या रहे सही स्ट्रैटेजी? तो स्वाति, हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, वो ये है कि आपका एसेट एलोकेशन प्लान क्या होना चाहिए। तो उस पर मैं आ रहा हूँ कि वो इक्विटी, डेट और उसकी बात करेंगे हम पहले। सो आइडियली स्पीकिंग हम ये कहते हैं कि आपको साल में एक बार आपका एसेट एलोकेशन जो है उसे रिविजिट करके पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 60-40 से शुरू किया, एक द सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 60% इक्विटी में, 40% डेट में। अब क्योंकि इक्विटी मार्केट इतना चल चुका है, इतना बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है कि आपका एक 60% जो एलोकेशन है वो आज बढ़ के मान लीजिए 65% हो गया होगा। तो आज की तारीख में आपको अपना पोर्टफोलियो एक्चुअली रीबैलेंस करना है। रीबैलेंस मतलब क्योंकि आपको 60-40 फिर से लाना है, तो आपको 5% इक्विटी बेचना होगा और उतना डेट खरीदना होगा। सो ये एक्चुअली मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू बता रहा हूँ कि आप अगर रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी करते हैं तो आप इक्विटी अभी बेचेंगे थोड़ा और डेट में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएंगे ताकि आपका 60-40 वापस आ जाए इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं मार्केट का आउटलुक आपको पॉजिटिव नहीं दे रहा हूँ, मार्केट का आउटलुक से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट की जहां तक कंसर्न है वहां पे हम ये समझते हैं कि ये साल, अगला साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल, मैं ये मानता हूँ ये इंडिया का एक डेकेड है। तो बेसिकली आप इंडिया में डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए करेंगे। अब आते हैं इक्विटी एलोकेशन के अंदर आप कितना लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेट करेंगे। तो आइडियली क्या कहते हैं कि आपका 30-50% जो आपका पोर्टफोलियो वो कोर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विच मीन्स कि आप कंट्री की, जो देश की सबसे अच्छी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी, अच्छी तो नहीं लेकिन सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। कारण है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मार्केट कॉम्पिटिशन वो बेटर डील करते हैं, और कोई डाउन टर्न या क्राइसिस आती है तो उनके पास कॉर्पस या रिजर्व होते हैं जो उसे मैनेज कर सकते हैं। तो वो कारणों से आप 30-50% अपना पोर्टफोलियो का एक कोर पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो इस पार्लांस में होता है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में आपको 30-50% एलोकेशन रखना चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल को डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप एलोकेट करिए 30% या 50%। बाकी के जो पैसे हैं 50% होगा या 80% होगा, वो आपको स्प्लिट करना है बिटवीन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे सेगमेंट्स में एक्सपोजर लें, लेकिन आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना है। अगर आप 80% स्मॉल कैप में ले रहे हैं और मार्केट को आप समझते ही नहीं है, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके आप अटकेंगे। आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आगे जाते हुए आप कहीं ना कहीं आपको निराशा होगी। तो पहले समझिए कि लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप्स के सब होते क्या है, उनकी कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं। एक कोई भी फंड हाउस की आप फैक्ट शीट ले लीजिए, स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो खोल के देखिए उसमें कि किन कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन कितनी कंपनियों को जानते हैं और उसके बारे में आप समझते हैं। नहीं तो फिर आप लार्ज एंड मिड कैप में आइए। सो आई थिंक थोड़ी एक्सरसाइज, आपकी मेहनत के पैसे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, समझिए क्या क्या कर रहे हैं आप। जितना आप समझते हैं, सिर्फ आप हर्ड मेंटालिटी देखते हुए, क्योंकि आपके नेबर ने स्मॉल कैप में किया, आपके दोस्तों ने स्मॉल कैप में किया, आपको भी उसमें करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत समझ के बनाना है। थोड़ा रुकिए, सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे 30-40% कमाना है। इक्विटी से लॉन्ग टर्म में आपको एक मैराथन रन कर रहे हैं, आप एक 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप 100 मीटर अच्छा कर दौड़ लिए तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया। नहीं, आपको एक मैराथन के हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो आप अपनी स्पीड, अपना रिस्क जो बात है वो उसे मॉडरेट करके, समझ के फिर आप इस रेस में कूदिए। बिल्कुल, तो ये रही आज की हमारी खास चर्चा। हर्षवर्धन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। और मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।